ऑलरेडी वक्फ के नाम पर इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे मस्जिद हों, चाहे मदरसे हों, या फिर जो है तो दरगाहें हों, खानकाहें हों, मज़ारें हों, जो लोग यूज़ में कर रहे हैं उसको स्पेयर कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। बाकी जो ज़मीन पड़ी है उसको सरकार इस्तेमाल कर ले, हम लोगों का कोई विरोध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अयोध्या की ज़मीन पर उसका हक तो मुसलमानों का ही है, लेकिन सिनेरियो ऐसा है कि हम बड़े भाई को दे रहे हैं, कुछ नहीं मुल्क में हुआ। लेकिन अफसोस रह गया, हम लोगों को अफसोस रह गया कि सुप्रीम कोर्ट एक बग्घा रह गई। हम तो कहते हैं आज 1 लाख लोग मुसलमान जमा हो गए, हम मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ रैली करने वाले, जिसमें सिर्फ एक ही छूट आएंगे, SC/ST एक्ट में इन कमज़ोर तबकों को शामिल किया जाए। हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो देश के राजा हैं, हम राजा से कहें कि अगर आप कर दिए तो वोट दें, हम खुद वोट दिलाएंगे। जब बीजेपी के साथ रहते वो नीतीश बाबू को वोट दिलवा सकते हैं, जबकि इन लोगों ने कभी नहीं दिलवाया। अच्छे दिनों में इनसे काम करवा लेते ये, और लाखों लाख करोड़ों का फंड लेते, लेकिन वोट के वक्त तो नहीं, घर से निकलते नहीं है। एक सवाल ये आता है कि 30 साल हो गए आपके इस आंदोलन के सफर का। जी, आपने 94 में शुरू किया था और 2024 में हम आ गए। तो 30 साल 3 दशक का जो मूल्यांकन है उसको आप किस रूप में देखते हैं कि तब से लेके अब तक हिस्सेदारी के सवाल भी उसमें आए, मतलब हिस्सेदारी के मुद्दे पे ये कितना इनको हिस्सेदारी दिया है लोगों ने जो इनके हक खा रहे थे, और इनके अंदर कितनी चेतना आई है इन चीज़ों को लेके जो आप काम कर रहे हैं, इस पे आप क्या किस रूप में देखते हैं एक मूल्यांकन? देखिए, आप जब कहिएगा तो हम तो 1200-1300 साल पहले से देखते हैं, जब से मुसलमान इस मुल्क में मुसलमान हैं, जब से हैं, यही कहें ज़्यादातर लोग। उसके बाद जो है तो फिर मुसलमान राजा लोग आए, बाहर से आए, उनकी हुकूमत हो गई, उनका राज देखा हमने। हम तो बैकवर्ड दलित ओरिजिन के मुसलमान हैं। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स हुकूमत आए, तो जो मुस्लिम लोगों की हुकूमत हुई उसमें दरबारी कौन लोग बन गए? वही लोग बने जो ज़मींदार जागीरदार, वो बन गए। उसके बाद ब्रिटिशर्स की हुकूमत आई, इसमें भी ज़मींदार जमींदार उधर से चोला उधर इधर घुस गए। आज जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उसी का मसला हल होता है। तो वो अपना मसला तो हल कर लिए, और हमको गंगा नदी के किनारे छोड़ दिए कि तुम सब्जी बेचो, ये बेचो, वो करो, अपना करते रहो, देश के सेवक बने रहो। तो हम तो 1300 वर्षों से तो यही झेलिए रहे हैं, हम 2 बरस की बात नहीं है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, उसमें भी यही लोग दरबारी बन गए, अपना मसला तो हल कर लिया, हमको तो छोड़ दिया वैसे ही। बल्कि हमारा जो मसला था, जो बाबा साहब दिए थे, उसको भी लोग मेंटेन नहीं रख सके। एक मिलती आती अगर हमको आरक्षण मिल गया होता तो आज हमारी हालत में सुधार होता ना। हम भी तो मेन स्ट्रीम में आते हैं, हम भी तो समझते। तो जो टेंडेंसी मुस्लिम शासकों को राज में था, वही टेंडेंसी ब्रिटिश राज में भी हो गया, वही टेंडेंसी जो है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी हो गया। पहली मर्तबा किसी राजा ने कहा कि पसमानदा मुसलमान भी होता है। आज तक पसमानदा वर्ड किसी राजा ने नहीं इस्तेमाल किया, न मुस्लिम शासक राजा ने इस्तेमाल किया, न ब्रिटिश राजा ने इस्तेमाल किया, न लोकतांत्रिक राजा ने इस्तेमाल किया। पहली मर्तबा है कि मोदी साहब ने पसमानदा वर्ड लाया, इतने साल की हिस्ट्री में लाया। तो आप समझिए कि ये हमारी कामयाबी है कि कम से कम एक राजा के मुंह से बुलवा दिया कि ये भी है। और बिरादरियों को जो नाम दिया उन्होंने, उस सारा दलित मुस्लिम बिरादरी है, चूँकि हम लोगों ने खुद ही उनको फीड किया था लेटर के जरिए। हम खुद फीड करने वाले थे। हमको तो लड़ना है, इनके हक की लड़ाई है। हम किसी का चेहरा थोड़ी देखेंगे, जो राजा उसका चेहरा देखेंगे। हम राजे से उम्मीद रखेंगे कि उन्हीं से होगा ये काम। उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें।
भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। तो चाहे बाकी दुनिया का लोग उनके खिलाफ समझता रहे, लेकिन हम तो राजे से बात करेंगे। तो इस आधुनिक राजा से इस आंदोलनकारी और समाज के हक के लिए लड़ने वाली प्रजा से कभी मीटिंग हुई या कभी मिलने हो की जाएगी, कोशिश की? लेकिन देखिए हुआ क्या है, ये लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, इन पर मजहबी लिबादा तुरंत तैयार सवार हो जाता है, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो। तो इनको तो सेकुलरिज्म के नाम पर इतना जो है तो जकड़ दिया गया है कि उससे बाहर तो आ नहीं सकते। पता चले आपकी उन राजा से मुलाकात हो तो ये लोग कह देंगे कि देखिए ये तो जाके बिक गया। हम तो संभाल लेंगे बॉस, राजा से खाली मुलाकात हो जानी चाहिए। वो मुलाकात आज तक नहीं हो सकी। जब भी हमने अप्लाई किया, राजा ने कहा कि आप नकवी से मिल लीजिए, नकवी ने बहाना कर दिया। तो फिर हम डायरेक्ट लेटर से बात करने लगे तो कुछ हमको पॉजिटिव रिपोर्ट आई, पॉजिटिव आया। आज आप जो बालाकृष्ण आयोग देख रहे हैं वो कहाँ से आ गया? जो पसमानदा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और बिरादरी का नाम ले रहे हैं वो कहाँ से आ गया? वो अपने यहाँ से पैदा थोड़े किए, उनके लोग पैदा करेगा। ये तो हमारी फीट की, हम बता रहे हैं कि हमारी फीट की भी चीज़ है। आप कहिएगा तो हम आपको रिकॉर्ड दिखा देंगे। जैसे जैसे जात का नाम लिया वैसे वैसे 15-20 जात का नाम उन्होंने लिया है। लब्बई का नाम लिया, राउथर्स का नाम लिया, हल्दर का नाम लिया, सिकदर का नाम लिया, भिश्ती का नाम लिया, इसका नाम लिया। सिर्फ एक शिया का नाम लिया है और एक किसका कम्युनिटी का नाम ले लिया उन्होंने, वो हमने नहीं लिखे। हम दलित बोरा के नाम लिया होगा, लेकिन हम तो वो नहीं लिख के बैठे, हम तो दलित मुस्लिम हैं। वो चीज़ देखा कि उन्होंने थोड़ा बहुत बदला है, अब क्यों वजह से बदला, लेकिन नाम तो लिया। इतनी बरादरियों का नाम कोई ले लिया हो तो कभी नेहरू जी ले लिए हों या इंदिरा जी ले लिए हों या फिर प्रेसिडेंटे ले लिए हों या ये मिनिस्टर लोग ले, मालूम है 5000 से ज़्यादा जानता भी। एक तो इनकार करेगा कि हम नहीं जानते, बरादरी होती ही नहीं है, और उसका दूसरा है कि नाम लेके दिखा दो। जानेगा तब मुस्लिम सरबराह जो बैकवर्ड क्लासेस के उनसे भी कहिए तो अब 10 का नाम लेके दिखा दो, न ले पाएंगे। क्योंकि हमने उसको स्टडी किया है, निकाला है कुछ के, तो फिर निकला है। तो फिर समाज में जाकर देखा है कि ऐसे लोग हैं, चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, डपाली के काम करने वाले लोग हैं, बासी बेच किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी मुहिम चल रही है और जिस तरीके से मुस्लिम समाज के अंदर सामाजिक न्याय की बात मोदी जी जैसे व्यक्ति कर रहे हैं, जो एक हिंदुत्व के चेहरा हैं, भाजपा के चेहरा हैं, तो इसके खिलाफ में जो अशराफ तबका है, जिसको लग रहा है कि यदि मोदी जी लागू करें, जैसे दृढ़ पत्ति के व्यक्ति हैं, वो लागू कर दिए तो फिर इनकी सत्ता चली जाएगी, तो इसके लिए वो लोग क्या क्या टूल्स अपना रहे हैं और कैसे कैसे इस आंदोलन, आपके आंदोलन की हवा निकालने उनके सामने बस एक ही इशू है, मजहबी इशू। शाहबानू केस का उठाया था, मजहबी इशू। उस वक्त महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, उठाना चाहिए था उसको, नहीं उठाएंगे। आज भी आधा भारत बाढ़ से डूब जाता है। कभी देखा है लोगों बाढ़ के इशू को उठाया कि इंटर लीवर कनेक्शन कर दिया जाए? बाढ़ का पानी हमारे देश के लिए अमृत है। हमारा देश कृषि आधारित देश है, पानी कितना बड़ा चीज़ है। कभी किया है कि इस नदी को जोड़ के पानी को इस्तेमाल कर लिया जाए? कभी ना उठेंगे। बदले देखे खाबानू, दीन पर खतरा, इस्लाम पर खतरा, शरीयत पर खतरा, बस दीन बचाओ, देश बचाओ, ये सब करेंगे बैठ के। इनको लिए तो मसाला मिल जाता है, ये तो मसाला है, संघ परिवार का ही मसाला है, इनका ही मसाला है, कुछ होने वाला तो है नहीं। आप देखिए कि इन लोगों ने जो हरकत की है, ये शाहबानू केस हारे, पूरे मुल्क में मुसलमानों को झोंक दिया इन्होंने, हार गए। बाबरी मस्जिद का मामला हार गए ये लोग, पूरे मुल्क को झोंक दिया था इन लोगों ने। उसके बाद जो है तो देखिएगा 3 तलाक में हारे, पूरे मुल्क को झोंक दिया इन लोगों ने। अब ये देखिए वक्फ आ गया है, पूरे मुल्क को झोंक देंगे, हार जाएंगे। हम तो कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी के मामले में कि सरकार ने जो अमेंडमेंट आया है उसको आउट रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। आउट रिजेक्ट क्यों कर देंगे? हर चीज़ में मोदी लाए तो रिजेक्ट कर दो, और सोनिया लाएगी तो बहुत अच्छा है। लॉ को देखो क्या है, नहीं तुम अपने वक्फ कानून को देखो। वक्फ पब्लिक के लिए भी किया जाता है, फॉर द यूज ऑफ द पब्लिक। सड़क बना दो, हॉस्पिटल बना दो, अस्पताल बना, स्कूल बना दो, इसके लिए भी वक्फ है। उसके बाद वक्फ औलाद है जो आपके अपने औलादों के लिए, उसमें भी कहा गया कि जब वो जनरेशन खत्म हो जाए तो उसको पब्लिक को दे दीजिए। वो वक्फ बीच का भी है जिसमें पार्शली पब्लिक का है, पार्शली औलादों के लिए है।
लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, बस वक्त की प्रॉपर्टी को पड़ा रहने दो और मौका निकले तो कब्जा करके बेच दो। ये तो किया है, जबकि बेचने की इजाज़त नहीं है, खरीद बिक्री किसी की इजाज़त नहीं है इसमें। वो तो एक डोनेशन है जो कि ऊपर वाले के राह में कर दिया। ऊपर वाले क्या कीजिएगा, पब्लिक के राह में किया जाता है। वो अल्लाह, वो जो कहते हैं अल्लाह को दे दो, अल्लाह को क्यों दोगे तुम तो पब्लिक को दे रहे हो, नाम अल्लाह का है उसमें, लेकिन पब्लिक को देना है तो ये तो दिया नहीं, इन लोग तो बेच बेच के खाया पिया। तो हम तो सरकार से ये कहेंगे कि लॉ ऐसा बनाइए कि जो प्रॉपर्टियां अभी भी बेकार पड़ी हुई हैं, जो प्रॉपर्टियां नाजायज़ कब्ज़ों में हैं, उनको सरकार अपना लॉ बना के ले ले और उसको पब्लिक यूज़ में इस्तेमाल करते। बस इतना ही करे कि हॉस्पिटल बनावे या स्कूल बनावे तो उसमें थोड़ा सा शेयर मुसलमानों को भी दे दे। शेयर का मतलब उनको नौकरी दे दे, उनके पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाने का इंतज़ाम कर दे, बाकी पब्लिक यूज़ में करे ना वो। लेकिन वक्फ बाई यूज़र्स जो हैं, जो ऑलरेडी वक्फ के नाम पर इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे मस्जिद हों, चाहे मदरसे हों, या फिर जो है तो दरगाहें हों, खानकाहें हों, मज़ारें हों, जो लोग यूज़ में कर रहे हैं उसको स्पेयर कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। बाकी जो ज़मीन पड़ी है उसको सरकार इस्तेमाल कर ले। हम लोगों का कोई विरोध नहीं होगा, हम आउट रिजेक्ट के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। अब भारत की ज़मीन है, वो ठीक है वक्फ के नाम पर है, लेकिन ज़मीन तो भारत ही की नहीं है। अब भारत की हर ज़मीन सरकार की ज़मीन होती है। आइए मेरा घर है, सरकार चाहे कि हमको इसको रोड बनाने लेना तो हमको तो देना ही पड़ेगा, सरकार हमको मुआवजा देगी, यही ना करेगी, लेकिन ज़मीन तो सरकार की है। तो वक्फ की ज़मीन भी तो सरकारी की ज़मीन है, तो सरकार चाहे अगर इस्तेमाल करना तो इस्तेमाल कर ले, लेकिन उसके चक्कर में जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड जो मोनूमेंट्स हैं उसको स्पेयर करके इस काम को करे तो एक्सेप्टेबल रहेगा और समाज में किसी तरह का उल्टा पुल्टा भी ना होगा। और जो लोग सनकी दिमाग के मुसलमान हैं उनको सनकने दीजिए, तो ज़्यादा नहीं है ये लोग वही लोग सामने आ जाएंगे जो किसी तरह से वक्फ प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्ज़ा किए हुए हैं, वही लोग सामने आएंगे जिनकी जहनीत में से आज भी वो जो कहा था ना सुल्ताना जहनीत, हुकूमत करने की जहनीत, उसका नशा नहीं उतरा। वही लोग ऐसा काम करेंगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे इस चीज़ को, इसलिए वो मसला हल हो जाएगा। और हम तो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 2 इशू आपके सामने रखा है, एक बालाकृष्ण रिपोर्ट के ज़रिए दलित मुस्लिम इशू को सामने रखा है और एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए वक्फ प्रॉपर्टी के सामने रखा है। अब आप खोजते हैं खाली वक्फ के नाम पर इत्तेहाद हो, तो हम तो कहते हैं कि 341 के नाम पर इत्तेहाद क्यों नहीं हो, 341 के मामले को लेकर क्यों नहीं खड़ा होते हैं। बस एक तो ले दे के हम ही लोग हैं जो 15-20 हज़ार लोगों को जमा करते हैं। एक बंगाल में हमने सन 2001 में किया था रैली जिसमें 60-70 हज़ार लोग जमा हुए थे, ये हमने देखा बंगाल में इसी इशू पर। अदरवाइज तो कोई खड़े ही नहीं होते हैं इन लोग, लेकिन ये चाहते हैं कि फिर वक्त में ले आके इन दलित मुसलमानों को 341 या मुसलमान को झोंक दें, तो वो कैसे हो जाएगा। अब ये 341 या मुसलमान भी समझता है तो वक्त उनका इशू नहीं है, प्रोवाइडेड कि मस्जिदें जो ऑलरेडी वक्त के यूज़ में हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। आप जितने दिन तक संसद में रहे आपने एक नज़ीर पेश किया, जो जनता का नेता होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है। आपके लिए नेता कोई शब्द सूटेबल नहीं होता, नहीं बैठता है। और जितने दिन भी आप रहे ऐसे ऐसे मुद्दों पे आपने ऐसे ऐसे मुद्दों को वहाँ उठाया जो कई सारे एमपीज के दिमाग में भी नहीं आता था कि इस पे हमारा क्या स्टेक होना चाहिए। जैसे महिला आरक्षण का आपने बिल फाड़ा, जो बहुत दिनों बाद जो तथाकथित मंडल मसीहा जो लोग हैं उनके दिमाग में आया। तो ये आखिर ऐसा कैसे हुआ, ये आप पार्लियामेंट जाने के बाद ये चीज़ें आपको लगने लगी, आप इतना साहसी कदम कैसे उठा लेते हैं। देखिए हम तो सत्ता और अभी महिला बिल पास कर दिया है। हाँ, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए। पार्लियामेंट में गए थे, थोड़े कोई पार्लियामेंट का मजा लेने थोड़े ही गए थे हम तो अपना जो काम हम तो कर ही रहे थे। हम तो कोई जॉबलेस आदमी थे नहीं कि पार्लियामेंट जाके आराम करेंगे। मेरा दिमाग ही इसी सोशल मूवमेंट से बचपन से चला है, तो हम तो वो काम करेंगे ही। इसलिए हमने बेसिकली जो हम गए थे वो 341 को ही इशू को हमेशा उठाते रहे, खुद भी उठाया और लोगों से उठवाने की कोशिश भी करते थे। पार्लियामेंट में हम कभी चैन से नहीं बैठते थे, लोकसभा राज्यसभा में हमेशा दूसरी कुर्सी पर जाकर उनको समझाते थे कैसे कीजिए। हम मेमोरेंडम इन पार्टियों को दिया करते थे, चाहे एनडीए के लोग ग्रुप के लोग, चाहे यूपीए ग्रुप के, सबको मेमोरेंडम दे दे के हम समझाते थे इन चीज़ों को, तो इस इशू को पूरा किया जाए। उसमें हम तो अडवाणी साहब से ही मिले हुए हैं, उनसे ही मिल के कहा था ये कर दीजिए। जितने एनडीए के बड़े बड़े नेता थे उस वक्त राज्यसभा में सब थे, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे वेंकैया नायडू हो, चाहे जो भी लोग थे, जेटली साहब थे,
सुषमा स्वराज और आडवाणी साहब लोकसभा में थे, उनसे भी जाकर हम मिलते थे, हमको तो इस इशू के लिए गए थे। दूसरी चीज़ है कि मामला, जैसे कि हमने एक मामला उठाया था कि हेल्थ ग्राउंड पर था, उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद जो है हेल्थ मिनिस्टर थे, तो हमने कहा था कि देखिए डॉक्टरों की तो कमी है और डॉक्टर लोग जो है तो गांव में जाते नहीं हैं, PMCH और इस इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकलते हैं तो उनको तो आराम परस्ती की आदत हो जाती है, गांव में कहाँ जाएंगे मच्छर कटवाने के लिए, इसलिए वो जाते नहीं। तो गांव में आज भी इलाज क्वैक लोग करता है, बहुत से क्वैक लोग बहुत मेरिटोरियस होते हैं, उनके पास डिग्री नहीं रहती है, लेकिन किसी डॉक्टर के साथ ज़िंदगी गुजारने के बाद इतना उनको मेरिट है कि उससे इलाज कर लेते हैं। लेकिन उनको झोला छाप बोलते हैं लोग, झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। अब वही गांव में जान बचाता है, किसी को सांप काट ले जान बचाएगा, किसी को डायरिया हो जाए जान बचाएगा, किसी के पेट में दर्द है जान बचाएगा, महिलाओं को जो गर्भवती होती है उनको डिलीवरी होता है तो उसमें जान बचाता है। वो गाँव से शहर तक ला देता है, उसकी हालत ख़राब है तो गाँव तो वही कम से कम मेंटेन करके शहर में तो भेजता तो है। तो उनको कम से कम आप डॉक्टरी की डिग्री दे दीजिए, ये हम उठाया था, 3 इयर्स का आता है उसको MBBS की डिग्री दीजिए, लेकिन उनके साथ लिमिटेशन लगा दीजिए कि वो अपने जोन से बाहर नहीं जा सकते और अपने कार जो लिमिटेशन है उससे बाहर नहीं जा सकते। अब वो चाहेंगे हम हार्ट का ऑपरेशन कर दें तो वो उनकी तरह, पेट का ऑपरेशन कर दें, छोटा मोटा ऑपरेशन अपना कर दें ताकि लोगों को सहूलत मिले। इस इशू को भी हमने उठाया था और इसको लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि जैसे रूस में जब मूवमेंट चला था तो उस वक्त बेयर फुटेड डॉक्टर्स करके बने थे। रूस की हालत भी तो बहुत ख़राब थी ना, बेयर फुटेड डॉक्टर, वो साइकिल पर जाकर लोगों का इलाज करते और उनको बेयर फुटेड डॉक्टर्स को 3 साल की डिग्री मिलती थी। वैसे ही मैं कहा कि इनको भी डिग्री दीजिए, इनको किसी इंस्टीट्यूशन से जोड़ दीजिए 3 साल 2 साल के लिए, और कहिए कि 3 इयर्स MBBS हैं, ये लोग डॉक्टर हैं, दीजिएगा, तब इससे हालात सुधार होगा, जब तक कि आपके MBBS डॉक्टर गाँव में नहीं जाने लगे। ये चीज़ हुआ, एक ये भी इशू उठाया था। दूसरा हमने इस इशू को भी उठाया था कि हम लोग जब दौरे पर जाते हैं तो शाम को जब लौटते हैं तो औरतों को देखते हैं मेला लगा के रोड पर पैखाना करती हैं, उनकी इज्जत नहीं है। ये ज़्यादातर हमारी महिलाएं होती हैं तो उनकी इज्जत नहीं है, उनको क्यों नहीं इंतज़ाम किया था कि वो पर्दे में करें। तो कल्चर ही ऐसा बना दिया गया है, सवेरे हुआ या शाम में 2 टाइम में रोड पर आके पैखाना करती हैं, वो उनका कल्चर बना दिया गया है। तो हमने कहा कि ऐसा किया जाए, उनका अगर शौचालय आप घर बना दीजिएगा तभी वो रोड ही पे आके पैखाना करेंगे। इसलिए बेहतर है कि जो रोड पर पैखाना करती हैं वहाँ पहले पर्दे का इंतज़ाम कर दिया जाए, बोर्ड या टाट उट लगा के बना दिया जाए, कम से कम पर्दे में पैखाना करें। फिर उनको पर्दे में पैखाना करने की जब आदत हो जाएगी तब उनके घर में बनाइएगा तो घर में करने लगेगी। जब इसको उखाड़ दीजिए तो लगेगा बेपर्दा हो गया। ये ट्रक, इसको भी लोगों ने अप्रिशिएट किया था। तीसरा महिला आरक्षण था, जिसमें हम बाहर कर दिए, फेंक दिए गए उठा के, और कहा कि माफ़ी मांग के अंदर आई। तो हम तो कहा कि नहीं साहब, पार्लियामेंट चला जाए, लेकिन हम माफ़ी मांग के आने वाले नहीं हैं, इसलिए समाज के साथ ये धोखाधड़ी हो जाएगा। और उस वक्त जो महिला आरक्षण को रोकने वाले लोग थे उसमें 7 MP थे हम लोग जो बाहर किए गए थे, लेकिन 6 MPओं को ये आइडिया नहीं था कि दलील कैसे दिया जाए। हम तो दलील देने वाले थे, हम तो चूँकि इसी रूट से गए ही थे, हम तो दलील देते थे। कहता है कि आप लोग माफ़ी मांगे चलिए, हम कहा माफ़ी क्यों मांगेंगे, जिसने बिल लाया वो माफ़ी मांगे कि उसने समाज के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, माफ़ी मांगे, हम बिल गलत लेके आए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये सब मामला थे, इसी वजह से पार्लियामेंट से बाहर हुए थे। हो गए तो हो गए, लेकिन बिल को तो रोक दिया, बिल को तो रोक दिया था हमने। लेकिन आज देखिए वही हालत है कि बिल आसानी से पास भी हो, को रोकने के लिए खड़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि सब तो उसी माइंड के लोग हैं। चाहते ही थे कि जो शरद यादव बोला करते थे कि इनको यह मिल जाएगा, उनको मिलेगा तो मिलेगा उनको, और क्या हो, ये तो नाकामी हो गई। लेकिन हम तो उस पर समझौता नहीं, कि चूँकि हम तो गए थे इस चीज़ के लिए। अगर हम भी मुंह पर ताला लगा के रहते तो हम भी पार्लियामेंट में रहते, राज्यसभा में रहते। अच्छा, आपने अभी बीच में चर्चा किया था कि जो वक्फ बोर्ड में जो लोग गए तो बातें अच्छी रखी, ये सब रखा, लेकिन आपको ये नहीं लगा कि आप इतने पुराने एक्टिविस्ट हैं, एक बार वक्फ पे भी बात करते हैं कि वक्फ वाली जो बात हुई, अभी एक नया मामला भी है ये, अभी जस्ट इसकी JPC की मीटिंग हुई है, तो आपको इसमें नहीं बुलाया गया था, तो क्या इसमें कोई आपको नहीं लगा कि आपको नहीं बुलाया गया और बाकी लोगों को बुलाया गया है, तो इसको किस रूप में आपने देखा? देखिए, बताया ना कि सरकार हमारे सामने 2 इशू पेश किया है, एक तो वक्फ जो देख रहे हैं आप, और दूसरा बालाकृष्ण 341 वाला। हम तो मूवमेंट शुरू किया है अपना 341 से, हम वो सब चीज़ क्यों देखेंगे बैठ के, और जिनकी चीज़ है वो समझते रहें बैठ के, हमको उससे मतलब नहीं है। बस हम आप कह रहे हैं कि सारा चीज़ सरकार अपने हिसाब से कर ले, सिर्फ वक्फ बाय यूज़र्स जो है उसको स्पेयर कर दे, बाकी उन्होंने बना के ले ज़मीन को,
फालतू पड़ी हुई ज़मीन है, उसको लोग बेच खरीद खा रहे हैं। उसके लिए सरकार को जो इंतज़ाम करना है करे, लेकिन ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होने दे। अगर बीच में अगर कंट्रोवर्सी हो गया, हिंदू मुसलमान होने लगे, तो ये हमारे मूवमेंट को नुकसान पहुंचा देता है। हमने बताया नहीं कि हमने बाबरी मस्जिद के मामले में भी कहा था कि अयोध्या की ज़मीन बड़े भाई को दे दिया जाए, और 341 में छोटे भाई को वरदान दे दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि बड़े भाई को सम्मान दे दो, छोटे भाई को वरदान दे दो। दोनों मामला सुप्रीम कोर्ट में है, दोनों का हल एक साथ करो। ये वो लोग भी तो कर सकते थे ना। आखिर बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, जिसके ज़रिए सब मुसलमानों से किया था कि साहब बाबरी मस्जिद कैसे हल किया जाए, तो इन लोगों ने तो अंदरूनी तौर पर तो दिया ही। हम यही कह रहे थे कि अगर ऐसे दे दोगे तो एक समाज के सेक्शन को थोड़ा सा अफसोस होगा कि ये उठा के हमारी चीज़ उनको दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अयोध्या की ज़मीन पर उसका हक तो मुसलमानों का ही है, लेकिन सिनेरियो ऐसा है कि हम बड़े भाई को दे रहे हैं, कुछ नहीं मुल्क में हुआ। लेकिन अफसोस रह गया, हम लोगों को अफसोस रह गया कि सुप्रीम कोर्ट एक बग्घा रह गई। गोगोई जी जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, हम लोगों ने उनके सामने पेश किया था कि बड़े भाई को वरदान दे दिए, सम्मान दे दिए, छोटे भाई को वरदान दे दिए, मामला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। लेकिन वो नहीं हो सका। आज भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बड़े भाई को सम्मान मिल चुका है, छोटे भाई को वरदान मिल जाए। हम तो आज भी हम वही चाहते हैं। लेकिन अगर आप कहिए कि वक्फ वाले में हम घुस जाके, तो वो तो हम नहीं कर सकते। तो महाज जो जाके मिला है और अपनी बात रखी है, वो बहुत सारे मीडिया में भी आया, या आपसे जुड़े हुए भी लोग हैं उसमें, उन्होंने क्या रखा? तो उससे आपको कुछ आप क्या पता? बताइए उन्होंने क्या रखा? उन्होंने रखा ये कि हम बिल का समर्थन करते हैं, सिर्फ इतना है कि पसमानदों को इसमें जगह दे दी जाए, इन्हें कहा ना। तो सिर्फ सीट मांग रहे हैं। तो हम सीट की लड़ाई नहीं लड़ते, हम इन बड़ी आबादी के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब वही लड़ते रहेंगे। हम सीट लेके क्या करेंगे? अगर सीट लेना रहता तो हम खुद राज्यसभा में नहीं रहते, तो हम तो सीट को तो जूते के नोक पर रखते। ये असल अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें देश का भी हित है, समाज का भी हित है। तो मुझे तो बहुत आइडिया नहीं है उसके बारे में। मैं ऐसे ही आपसे जानना चाह रहा था कि अभी जो दर्शक हैं खास करके डेमोक्रेसी के, तो आपका ओपिनियन भी उनके पास तक जाए तो थोड़े उन्हें आसानी होगी चीज़ों को समझने में। देखिए, ओपिनियन ये है कि उन्होंने जो वक्फ बोर्ड नया बनाएंगे, उसमें उन्होंने कहा है कि हम हिंदुओं को भी रखेंगे, औरतों को भी रखेंगे, और बैकवर्ड मुस्लिम्स को भी रखेंगे। उसके अलावा हम जो है तो बोहरा को भी रखेंगे, आगा खानी को भी रखेंगे। ये सब अपना काम है। तो जो पसमानदा मुस्लिम महाज के लोग हैं, ये जो लोग हैं, उन लोग बड़े खुश हुए कि हमको वक्फ में जगह मिलने जा रही है। तो वक्फ में जाके क्या करोगे? जैसे वो ख़रीद बिक्री करते वैसे तुम भी ख़रीद बिक्री करोगे, तो उससे क्या फ़ायदा समाज को होगा? हमारा जहन यही कहता है। अब उनके जहन में क्या है वो तो वो जाने। लेकिन सिर्फ दो मुसलमान को वक्फ बोर्ड में डाल दिया जाए, इससे इन मुसलमानों का मसला हल हो जाएगा। क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? लालू जी तो आए थे कि घोंगा चढ़ाने वाले, सीप चढ़ाने वाले, बकरी चराने वाले, घोड़ा मिलने वाले और सीप चुनने वालों पढ़ना लिखना सीखो। और जब उनका आखिरी टाइम आया तो क्या कहा? बीजेपी को हराओ, तेल पिलाओ, लाठी में डंडा पिलाओ, और बीजेपी को हराओ, ये नारा तरफ चला। तो सब तो उसी धारे में फिर बह जाते हैं। जब लालू जैसा नेता बह सकता है उस धारे में, तो बाकी क्या होगा? हमारे सामने सिर्फ एक टारगेट है, एक मिशन है कि 341 में दलित मुसलमानों को शामिल किया जाए। अगर आप डायरेक्ट नहीं शामिल करते तो कम से कम जो एड्स एंड फैसिलिटी सरकार देती है दलितों को, आदिवासियों को, उसमें इन तबकों को भी वो फैसिलिटी इनको भी एक्सटेंड कर दे। हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा है सर। आप चूंकि एक ही मुद्दे पे टिके रहे, और यहाँ प्रदेश से लेके देश तक, या फिर जहाँ कहीं भी दुनिया में इसकी बात होती है, तो आप बहुत ही एकेडमिकली कोट किया जाते हैं रेफरेंस के तौर पे। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे कि अभी जो वक्फ वाला जो अभी चला है, तो इस पे अशराफ मुस्लिम है, वो ये कह रहा है कि नहीं, ये सरकार हमें बांटने के लिए लेके आ रही है इस बिल को। क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत पहले चर्चा किए थे इस पे, तो चूँकि अभी हम इस पे थोड़ा आपको ओपिनियन जानना चाह रहे हैं, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं कि ये अशराफ जो पूरा एक अपना माइंडसेट बना के और ये फैला रहा है कि वक्फ बोर्ड सरकार वक्फ में जो संशोधन ला रही है, ये मुस्लिमों को बांटने का काम कर रही है,
इसको आप किस रूप में देख रहे हैं, कि वो अशराफ तो- की क्या मानसिकता वो है? तो करेंगे ही, लेकिन उनका ये चलने वाला इस बार नहीं है कि बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ना, पसमानदा मुसलमान खड़ा हुए ना कि हमको हिस्सा मिलना चाहिए, तो वो बांटने की कोशिश हो रही है, तो कहेंगे ही बांटने की कोशिश हो रही है। हम लोगों ने जब बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा से तहत मूवमेंट शुरू किया तो हम तो कुछ कह नहीं रहे थे, हम तो कह रहे थे कि 341 में इनको शामिल कर दिया गया, इससे उनको क्या नुकसान था? अगर इन गरीब गुरबा को मुफ्त एजुकेशन का इंतज़ाम हो जाए तो इनको क्या नुकसान है? अगर इन गरीब गुरबा को इंदिरा आवास योजना या प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत मकान मिलने लगे झुग्गी झोपड़ी से, तो इनको क्या नुकसान है? अगर इनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलने लगे अपने इकोनॉमिकल हालत को सुधारने के लिए, तो इनको क्या नुकसान है? इनके मोहल्लों में रोड बन जाए, बिजली बन जाए, सड़क बन जाए, स्कूल बन जाए, अस्पताल बन जाए, तो इनको क्या नुकसान है? लेकिन मतलब फिर है भी कि हम लोगों को बोला करते थे कि आरएसएस के एजेंट हैं, भाजपा के एजेंट हैं, ये फला है, फिर का प्रस के एजेंट है, सब बोलते तो बोलने दीजिए। हाँ, वो तो आपको अभी भी कहा जाएगा, जनता जब सुनेगी तो कमेंट आएंगे कि हाँ, देखिए ये तो बोलने मोदी जी दीजिए, की उससे क्या बड़ाई होगा? कर रहे हैं, ये तो भाजपा की वकालत कर रहे हैं, तो अभी भी कहे जाएंगे। हमारी नीयत ठीक है ना, और हम नीति को भी ठीक करना चाहते हैं। हम तो संविधान को उल्टा नहीं जा रहे हैं। आप राजा से बात करने की भी बात कर रहे हैं, हाँ, तो इस पे राजा भी- से बात कर इस पे रहे हैं, भी आज भी अशराफ- बात- इस पे भी अशराफ कहेंगे देखो ये तो घुटने टेक रहे हैं जाके। हम तो कहते हैं आज 1 लाख लोग मुसलमान जमा हो जाए, हम मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ रैली करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ एक इशू उठाएंगे तो SC/ST एक्ट में इन कमज़ोर तबकों को शामिल किया जाए। हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, ताकि सरकार पर जो आत्मनिर्भरता होती है, कभी तनाव न हो जाता है तो लोग सरकार देखता है कौन सरकार है। एक मिट्टी कोड़ के खाने वाला समाज, जूता चप्पल बना के समाज में, पंक्चर बना के खाने वाला समाज, ये चिकन मटन बेच के खाने वाला समाज, वो तो अपना रोजी रोटी कर ही रहा है। मदरसे हैं जिसमें पढ़ा ही लेता है, उसके बाद जो है तो फिर रहने सहने को जो स्लम बस्तियाँ उसमें रह ही लेता है, कमाता है तो मकान उकान बना लेता है, ये नहीं करता है, तो आत्मनिर्भर है। लेकिन निर्भर कब होता है? जब दंगे फसाद हो जाते हैं। और दंगे फसाद होते नहीं हैं, समाज का जो वर्ग हमारा है वो एक दूसरे पर बहुत आश्रित है। दंगे पॉलिटिकल फायदे के लिए कराए जाते हैं, तो अगर इस एक्ट में शामिल हो जाइएगा तो दंगे बंद हो जाएंगे। जिस पर निर्भर करता है समाज, हम क्यों निर्भर करेंगे सरकार पर? हम कानून पर, जब सब कुछ कानून से है तो ये निर्भरता भी कानून पर होनी चाहिए। तो वही तो हम चाह रहे हैं। हम सरकार से कुछ थोड़े मांग रहे हैं कि हमको रोजी दे दो, रोटी दे दो, हमको शिक्षा दे दो, फला दे दो, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। लेकिन शिक्षा भी तो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो कि मान लीजिए कि मॉडर्न एजुकेशन मिले और उसमें नए नए जो मूल्य हैं, खास करके जो टेक्निकल एजुकेशन और उसमें इंग्लिश और बाकी सब चीज़ें, तो उससे भी तो जो पसमानदा तबका है जो स्कूलों में नहीं जा पाता है मांगे, तो उसमें यदि सरकारी स्कूलों में जाएगा सरकार की नीतियों के तहत, तो इससे भी तो एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ है, तो हम तो कह रहे हैं कि धारा 341 में लोगों को शामिल कर दो। तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम 75 इसकी तंजीम बना लियो, लेकिन उससे फ़ायदा तो समाज को नहीं हुआ। इन 75 सालों में ही तो और मार्जिनलाइज होता चला गया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा ये मुसलमान तो दलित से ही पीछे है, तो हमने बनाया रिपोर्ट, सरकार की रिपोर्ट है। बनाने वालों में जो शामिल थे वो भी वही लोग हैं, तो सरकार तो कह रही है कि दलितों से पीछे हैं। तो सली पीछे का मतलब खली पीछे है, इकोनॉमिकली पीछे है, सोशली पीछे है, नहीं ये पीछे मार्जिनलाइज्ड है। तो इनका हल तो 341 से ही होगा। अच्छा, इस रिपोर्ट को बनवाने वाली सरकार और इस रिपोर्ट से कन्नी काटने वाली भी वही सरकार रही, तो इसको किस रूप में आपने एक मूल्यांकन किया, एक एक्सपर्ट ओपिनियन के रूप में? इनसे नहीं होगा कभी। सेकुलर के नाम पर जो जमाते हैं वो कभी नहीं भलाई करेंगी। ये तो दो ही चिड़ियाँ दिखाती हैं, इनको दोनों नजर नहीं आती है। आज तक सेकुलर का चिड़ियाँ देखे हैं? आपको लगता है मोदी जी कर देंगे? कौन चिड़िया है? कम्युनिज्म देखा है? कौन चिड़िया है? नहीं देखा, लेकिन लड़ रहे हैं उसी पर लड़ाई लो। तो आपको लग रहा है मोदी जी कर देंगे इसको? हम सवाल ये उठता है कि हम उस इशू को उठाए ना, हम आपको पहले कहा ना, अगर 1 लाख लोग जमा हो जाएं इस इशू पर 341 भाई या SC/ST एक्ट पर, मोदी जी ये भी आवेंगे। वो राजा ही नहीं है। मान लीजिए कि 80% खराब है, 20% तो अच्छे हैं। उनकी अच्छाई को क्यों नहीं हम लोग का? हम खाली उनको डंडे ही दिखाते रहे। ये कौन सा? अच्छा काम करें तो भी बुरा, बुरा काम तो बुरा होता ही है, सच्चे काम भी कर रहे हैं तो वही बुरा। आज अगर वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं समाज को, तो कहाँ डिफरेंस कर रहे हैं? हम तो गांव-गांव में जाते हैं, देखते हैं मुसलमान लोग भी लुंगी पहन के, गंजी पहन के 5 किलो अनाज लेके चला रहा है। उनके झोला मोदी जी की तस्वीर बनी हुई, अनाज लेके चला रहा। हमने देखा बहुत से यूपी में योगी जी को वोट दिया मुसलमानों ने, इसलिए 5 किलो अनाज दिया था। हमने कहा कि हमको अनाज दी था, हम इसको देखेंगे, हम देखेंगे आजम खान को बैठ के, देखा उन्होंने। उसी तरह से यहाँ लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया। कभी नीतीश कुमार को वोट देते थे लोग? नीतीश कुमार से ज़्यादा काम
स्टेट का या मुसलमानों का या बैकवर्ड क्लास है, किसी दूसरे ने नहीं किया। लेकिन मुसलमान लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। जितना खानकाह में जाके उन्होंने लगाया पैसा, जितना इन्होंने और अदारों में लगाया पैसा, क्या वोट देने आते थे इनको? नहीं आते थे, इसलिए कि बीजेपी के साथ। हम लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार चाहे एजीपी के साथ हो, चाहे बीजेपी के साथ हो, चाहे जीजेपी के साथ हो, या एलजेपी के साथ, नीतीश कुमार एक अच्छा चीफ मिनिस्टर है, उसको वोट दो। आज वोट दिलाते रहे हम लोग इसको। तो इसका मतलब है कि अब आने वाले समय आप ये भी कहेंगे, यदि मोदी जी कुछ जैसे अभी पसमंदा की बात कर रहे हैं, वो हिस्सेदारी दे रहे हैं, वो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, एमपीज को भी भेज रहे हैं, जो अभी तक आवाजें हम उस पर नहीं जाएंगे, उसको हम हिस्सेदारी पर नहीं जाएंगे। बस हमको जो ये मुसलमान नहीं, हम ऐसे ही जनता की तरफ में पूछ रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी में रहते हुए, बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनाते हुए भी और लोग उनको वोट नहीं देते, तब भी आपने कहा कि नहीं इनको वोट दो। हाँ, तो क्या देते हैं लोग? हाँ, दिलवाया हम लोगों ने। तो आने वाले समय में यदि इस तरीके से यदि मोदी जी करते हैं तो आपको लगता है कि उनको भी वोट देने, उनको वोट दिलाएंगे? अगर कर दें, खाली हिस्सेदारी पर नहीं जाएंगे। मेरे सामने 341 है, SC/ST एक्ट है, दोनों में से किसी एक को कर दें, वो जो उनको सुविधा मिले कर दें। आखिर जिस जगह बैठे हुए हैं वहाँ के लोग विरोध भी तो करता है उनका ना, वो विरोध का नतीजा तो ये इसी चुनाव में भुगत गए। तो हम विरोध भी तो नहीं, उनको हम हटाना नहीं चाहते, उनको हम अपना बनाना चाहते हैं, उनको हम वोट देना चाहते हैं। अब उसकी वजह क्या हम नहीं बता सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके जैसा बने शब्द में कुछ आप बताएंगे तो लोग आपसे बस हम यही कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस इशू की बुनियाद पर मुसलमानों की बड़ी आबादी और मोदी जी के बीच एक लिंक बन जाए। वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है हम जानते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कौन आदमी सही होता है? अगर कोई आदमी 80% खराब है तो 20% सही भी तो वह है। तो हमको हमारे जो उसूल हैं, मजहबी उसूल हैं, उसमें कहा गया है किसी की बुराई से ज़्यादा अच्छा है उसकी अच्छाई को पकड़ के उसको गले लगा लो। शायद तुम्हारा गला लेना उससे 80% बुराई को भी दूर कर दे। हम तो उस सीढ़ी पर चलने वाले लोग, हम इनको बुरा क्यों मानेंगे? हम जितने बुरे वो उनको लोग मानता, उससे बुरे तो हमारे यहाँ लोग हैं, हम उनको बुरा क्यों मानेंगे? वो देश के राजा हैं, हम राजा से कहेंगे कि अगर आप कर दिए तो मुसलमान आपको वोट देगा, हम खुद वोट दिलाएंगे। जब बीजेपी के साथ रहते वो नीतीश बाबू को वोट दिलवा सकते हैं, जबकि इन लोगों ने कभी नहीं दिलवाया। अच्छे दिनों में इनसे काम करवा लेते ये लोग और लाखों लाख करोड़ों का फंड लेते लोग, लेकिन वोट के वक्त तो नहीं, घर से निकलते नहीं है ये। अभी भी पिछला चुनाव जो हुआ जिसमें नीतीश कुमार साहब अकेले लड़ रहे थे एक तरह से, बीजेपी भी इनके साथ नहीं थी असेंबली में, और एलजेपी का तो रोल आप देख ही रहे थे, चिराग पासवान का क्या रोल था। उस हालत में हम लोग इनके साथ रहे। अगर हम लोग नहीं रहते ना तो ये 15-20 सीट पर सटक जाते। इनको 42-43 सीट आया, वो हम लोग इसमें वजह थे, हम लोग अपनी टीम भेज के काम करा रहे थे। चूँकि आरसीपी ने जो एनआरसी को लेकर बयान दे दिया था, उसके चलते बहुत रिएक्शन था समाज में। और जानते हैं कि जाहिल लोगों को समझ, अरे तुम्हें घर छिना जाएगा एनआरसी में, अब मतलब क्या वोट दे, ऐसा सच समझाया था। अभी भी देखिए वक्फ बोर्ड में क्या है, मस्जिद चली जाएगी, दरगाह चला जाएगा, मज़ार चला जाएगा, खनकाह चला जाएगा, लटपट बोलने लगे ना। ये सब अफवाहें हैं, अफवाह है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। इसी में तो हम कह रहे हैं कि जो एक अफवाह ये लोग ग्राउंड दे सकते हैं वो वक्फ बाई यूजर्स है, उसको छोड़ने दीजिए। उसको वक्फ बोर्ड क्या बनाइए, वक्फ काउंसिल बनाइए अपना जो बनाना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुस्लिम स्कॉलर उसमें रहे न रहे उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू बिरादरी के लोग भी हैं, अगर इस्लामिक स्कॉलर तो रहें, बहुत से इस्लामिक मुल्क में हैं, रहें, इनसे ज़्यादा जानते हैं वो, और उनकी नीयत भी ठीक है। ये इस्लामिक स्कॉलर ठीक से हैं भी नहीं और इनकी नीयत भी ठीक नहीं है, तो इससे अच्छा बोलो रखिए आप वक्फ काउंसिल में, रखिए वक्फ बोर्ड में रखिए। इतना दिन तो यही सब करके देखा गया तो मिला क्या, कम से कम चेंज किया जाए। सिर्फ हम इतना ही कहेंगे, वक्फ बाई यूजर्स, जो लोग इस्तेमाल में हैं, जो मोनूमेंट्स बनाए गए हैं, जैसे अब ताजमहल है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ताजमहल है, लोग दुनिया भर के लोग देखने आते हैं, उसको मोनूमेंट बना के रखिए ना, उससे इकोनॉमी भी जनरेट होती है, हमारे इंडिया का एक इमेज भी बाहर जाता है। वक्त से ले लीजिए आप, उसकी गवर्नमेंट ले, उसका ये ले, ये तो खाओ पकाओ का इंतजाम है। उसी तरह से दरगाहें हैं, जो खानकाह हैं, उसको छोड़ने दीजिए, उसको आप इस्तेमाल कीजिए ज़मीन को। और हम तो ये भी कहेंगे कि सिर्फ इनके लीजिएगा तो लोग आपको कहेगा कि ये तो एक बगाह एक्शन लेते हैं। जो मठों में अब मंदिरों में बेकार ज़मीनें पड़ी, उसको भी लीजिए, उसको भी इस्तेमाल कीजिए। उनके पास बहुत ज़मीन है, वक्त से ज़्यादा ज़मीन तो मठों और मंदिरों के पास होगा,
उसको भी लीजिए आप। ताकि जब जब मोदी जी इस काम को कर रहे हैं तो सिर्फ इसको पॉलिटिकली मत देखिए, इसको नेशनलिटी के हिसाब से देखिए। अगर इससे नेशन को फायदा जरूर करेंगे उसको। जैसे नोटबंदी हुई थी, उसमें मोदी जी का एक बयान आया था कि मठों और मंदिरों में जो चढ़ावा आते हैं उसको भी लोग जो है तो बैंक में जमा करें। अब जितने साधु संत से सब नाराज हो गए कि साहब जो है तो हमारे उसके बाप का पैसा है कि हम दे देंगे, ये हुआ था सब साधु ने। तो ये बोलने वाला भी वही आदमी है जो आज वक्त पर बोल रहे हैं, वो आदमी वही लेकिन उस बात की तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। चर्चा करेगा तो उनके गर्दन नहीं काट देगा लोग, तो अपना गर्दन बचा के ही चलेंगे ना। तो हम कहते हैं कि जब वक्त पर आए तो वो भी वक्त वाला, वो भी दान वाला बात कीजिए। कितनी जमीन है, जबकि देखा जाए तो इस वक्त से पहले वो मठों के बारे में वो बोल चुके हैं, है ना? हाँ बोले हैं वो, इस वक्त भी उठाना चाहिए। तो इसमें देखिए जो इधर बैठे हुए वक्फ वाले वो उधर बैठे हुए हैं, दोनों का माइंडसेट तो एक है। कैसे देंगे वो तो अभी भी समझते हैं कि हमारा राजा प्रथा वाला जमींदारी प्रथा चला आ रहा है, तो कैसे देंगे वो। तो इस तरह का कीजिए ताकि दोनों तरफ के लोग, हमारी ज़मीन तो भारत की ही है ना, इस्तेमाल में क्यों नहीं आएगा, तब दोनों तरफ से लीजिए।